A very good morning, all of you. Class 10th, subject Social Studies, chapter number 18, Consumer and Legal Awareness and Right to Information. So, we have completed about the legal awareness at the Rajasthan level, means state level, and the district level also. Now, today we have to take the topic from measures for legal awareness. Legal literacy camps are conducted by the judicial authorities and legal awareness teams in the schools, colleges and public places. देखो, लीगल लिटरेसी कैंप्स जो हैं वो जगह जगह कंडक्ट करवाए जाने चाहिए ताकि लोगों को पता चले एजुकेशन ज़रूरी है और कुछ लीगल अवेयरनेस उन्हें बताई जानी चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आधे से ज़्यादा लोगों को जो नहीं पढ़ते हैं, इसमें दोनों पर्सन्स आते हैं, जो इलिटरेट हैं वो भी आते हैं और जो अनएजुकेटेड हैं वो भी आते हैं। अच्छा, आप दोनों में डिफरेंस क्या लगेगा? देखो, इलिटरेट तो बिल्कुल वो होते हैं बेटा जिसे बिल्कुल पढ़ना ही नहीं आता हो, लिखना भी नहीं आता हो, जिसे ABCD भी नहीं आती हो, राइट। और अनएजुकेटेड वो होता है जिसने अपनी एजुकेशन जो है बीच में ही ड्रॉप कर दी है। इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है, वो पर्सन्स भी होते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, मतलब स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ही नहीं हैं। तो वो भी पर्सन्स आ जाते हैं जो अवेयर नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द जिसमें अवेयरनेस नहीं है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ऐसे कैंपेन चलाने चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, ऐसे कुछ फंक्शंस, इवेंट्स कंडक्ट करवाने चाहिए, ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए, जिसमें लोगों को बताया जा सके कि जो नॉर्मली पब्लिक है उनके क्या क्या राइट्स हैं। ओके। सिविल कोर्ट एंड लीगल अवेयरनेस कैंपेन इज बीइंग रन इन विलेजेस थ्रू मोबाइल वैन्स। देखो, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो आपने देखा होगा कोर्ट है वो भी मोबाइल कोर्ट हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स बनाए जाने चाहिए जो मोबाइल वैन्स में चलते हो, ताकि लोगों को क्या पता चल सके, उनके राइट्स मालूम चले, उनको कुछ लीगली उनको कितने राइट्स मिले हुए हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओवरऑल उन्हें सब पता होना चाहिए। तो ये सारा हम ऐसे इवेंट्स करवा के पता कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अ रेगुलर वीकली प्रोग्राम कानून की बात इस ब्रॉडकास्ट ऑन एयर। दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता है, आप ज़रूर देखना, कानून की बात। उसमें क्या बताया जाता है? रेगुलर आता है, वीकली आता है, वो हमेशा प्रोग्राम। देखो, कम्युनिटी रेडियो ऑन दूरदर्शन एवरी सैटरडे, हमेशा सैटरडे को आता है, शाम को 7 से 7:30 तक, हाफ एन आवर का है। इन राजस्थान एंड ऑन ऑल इंडिया रेडियो पे भी आता है एवरी संडे। इट इज़ बीइंग ब्रॉडकास्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर लीगल अवेयरनेस फ्रॉम 5:45 to 6 PM, यानी कि 5:45 से ये 6 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है रेडियो पे, लीगल अवेयरनेस के बारे में, ऑल इंडिया रेडियो पे, ठीक है। और राजस्थान में दूरदर्शन चैनल पे आता है। द पैम्पलेट्स and booklets are printed and distributed by the district legal services authority। अब कुछ ऐसे बुकलेट्स आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़पेपर्स के साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है, एक्स्ट्रा पैम्पलेट आ जाते हैं, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट के आ जाते हैं। तो दीज काइंड ऑफ बुकलेट्स और दीज काइंड ऑफ मैगजीन्स, टेम्पलेट्स क्या करने चाहिए, हमें प्रिंट करवाने चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें उनके जो राइट्स बनते हैं उनके बारे में। वी कैन मेक टू अवेयर दैम। नाउ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट राजस्थान एट स्टेट लेवल। देखो, ये राजस्थान के जो बिना मतलब में कॉल नहीं करना आप इनको, ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। वहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी दिक्कत आ रही है लीगली अवेयरनेस को लेकर के, या आपको पता नहीं है राइट्स क्या है, तो यू कैन मेक द कॉल ऑन दैम। टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, फैक्स नंबर दे रखे हैं और हेल्पलाइन नंबर भी है। अ डिस्ट्रिक्ट लेवल चेयरमैन सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन हैंडल करता है ये सारी चीज़ें? ये हैंडल करता है चेयरमैन करता है, सेक्रेटरी करता है।
और तहसील लेवल पे कौन करता है, जिसको लीगल अथॉरिटीज़ दी हुई एक कमेटी बनती है और एक चेयरमैन होता है उस कमेटी का। एंड इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल रूल्स एंड स्कीम्स। The various schemes run by the state government of Rajasthan are as follows. राजस्थान में क्या होता है, देखो, हेल्प एंड एक्सीडेंटल डेथ 5 लाख रुपीज़ तक जो होते हैं ना, वो किसी की डेथ हो जाती है अगर एक्सीडेंट में, तो उसकी फैमिली को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मेडिकल ग्रांट रिलीफ फंड, मेडिकल क्या होता है, रिलीफ फंड मिलता है। अगर कोई घायल हो जाता है तो 1 लाख तक उसको क्या करते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, जो भी रजिस्टर्ड फर्म में जॉब करता है ऐसे पर्सन को। स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्कॉलरशिप दी जाती है, देखो, ऐसे बच्चों को जिनके जो फादर है, जिनके जो पेरेंट्स है वो कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, लेबर है। क्लास 6 to 8 रजिस्टर्ड वर्कर्स जो होते हैं उनको 1000 रुपीज़ दिया जाता है, बॉयज़ को 1500 दिया जाता है, गर्ल्स को। एंड 9 to 12 तक में क्या दिया जाता है, बॉयज़ को दिया जाता है 200 और जो गर्ल्स रहती हैं उनको दिया जाता है 2400, मतलब गर्ल्स को ज़्यादा दिया जाता है दोनों में ही। ऐसा इसलिए भी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए नहीं है, ऐसा इसलिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो के गर्ल्स को एजुकेशन पे प्रेशर दे और ध्यान दे, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन के लिए इंडिया काफ़ी पीछे है आज भी, और जिसमें राजस्थान का नंबर तो सबसे पहले आता है। आज भी नहीं पढ़ाया जाता गर्ल्स को यहाँ पर। पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक कास्ट या रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इंडिया एंड द राजस्थान स्पेशली, due to the lack of education, especially girls education. Now देखो, अब इसके बाद में क्या बता रहे हैं, ये जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, देखो, गर्ल्स को दिए जाते हैं 600 और बॉयज़ को दिए जाते हैं 4000, सॉरी 600 नहीं है, 6000 है ये। बॉयज़ को दिए जाते हैं 4000, गर्ल्स को दिए जाते हैं 6000। एंड एट पोस्ट ग्रेजुएशन पे दिए जाते हैं 6000 टू मेल स्टूडेंट, जो बॉयज़ है उनको दिया जाएगा 6000 और गर्ल्स को दिया जाता है 8000। फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड नाउ मैटरनिटी रिलीफ स्कीम्स। अब मैटरनिटी की भी रिलीफ स्कीम्स दी जाती है। लुक, वी आर इनफ मैच्योर सो वी कैन टॉक अबाउट दिस टॉपिक ऑल्सो। हम इस टॉपिक के बारे में भी बात कर सकते हैं। जो मैटरनिटी होती है, यानी कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, उनको भी क्या दिया जाता है, ऐसे रिलीफ स्कीम्स दी हुई है। 600 उनको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है उनकी डिलीवरी पे, 6000 उनको प्रोवाइड करवाया जाता है उनकी डिलीवरी पे। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ, इसमें नहीं दे रखा है, जो लेडीज़ रहती है, चाहे वो किसी भी फर्म में जॉब कर रही हो, चाहे प्राइवेट कर रही हो, चाहे ये गवर्नमेंट में कर रही हो, तो उनको क्या दिया जाता है, 6 मंथ की 3 to 6 मंथ उनको मैटरनिटी लीव दी जाती है। अच्छा, इसमें सैलरी कट नहीं होती है। प्राइवेट फर्म्स भी इसकी सैलरी कट नहीं कर सकते। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है एंड शी इज़ टेकिंग लीव, शी इज़ टेकिंग हॉलीडेज़ फ्रॉम फ्रॉम हर पोस्ट, अपनी पोस्ट से अगर वो लीव ले रही है कुछ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर जो उसका टाइम रह रहा है डिलीवरी का, तो उसमें भी उसकी सैलरी कट नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ प्रेस्क्राइब की हुई है, अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। नाउ राजस्थान विश्वकर्मा नॉन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कंट्रीब्यूटरी स्कीम। Contributory benefits are given to the life protection for registered work। यहाँ पे वर्कर आएगा, इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, देखो एक्ट 1961 में मैटरनिटी का बेनिफिट दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। रजिस्टर्ड वुमन लेबरर्स हैव द राइट टू अवेल 6 वीक्स वेजेस। उसको 6 जो वीक हैं उसका वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और उसको लीव भी मिलेगी जब उसके बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद आफ्टर द बर्थ। स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम is being run for the safety
ऑफ द एम्प्लॉयज़। अब क्या होता है, देखो स्टेट इंश्योरेंस होता है, ठीक है, उसका एम्प्लॉय का, और प्रोविडेंट फंड भी उसको जो स्कीम्स होती है वो सभी प्रोवाइड करवाई जाती है। नाउ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, दिस इज़ ऑल्सो द मेजर प्रॉब्लम ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा साइड में आज भी ये जो है प्रॉब्लम है गर्ल्स एजुकेशन की और चाइल्ड मैरिजेस की, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिलती है आज भी राजस्थान के जो ऐसे रूरल एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पे आज भी कई जगहों पे चाइल्ड मैरिजेस होती है। हाँ, कंपैरिजन पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गई है, लेकिन आज भी होती है। स्पेशली एक डे सेलेक्ट करते हैं ये लोग, अक्षय तृतीया। बॉयज़ अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज एंड गर्ल्स मैरिंग आफ्टर 18 ईयर्स एज आर नोन एज चाइल्ड मैरिज। इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। अगर 21 साल का लड़का नहीं है और 18 साल की गर्ल नहीं है और अगर उनकी शादी कर दी जाती है तो ये क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, ये क्राइम है ये। रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज बोथ द पेरेंट्स कैन बी गिवन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 1 lakh फाइन और बोथ। या तो उस पर्सन को 2 साल की जेल होगी या फिर उसे 1 लाख का फ़ाइन देना पड़ेगा या फिर दोनों देने पड़ेंगे। किसे, जो चाइल्ड मैरिजेस करवा रहे हैं, मतलब वो गर्ल एंड बॉय नहीं, उन बच्चों को नहीं जिनकी शादी हो रही है, उनके दोनों के पेरेंट्स को क्या होता है, उन दोनों के पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, ये पनिश मिलता है। नाउ एंटी कॉपिंग एक्ट, ये भी ध्यान रखना आप। अकॉर्डिंग टू राजस्थान पब्लिक Examination Act 1992, provision of punishment up to 3 years on the use of unfair means. During the examination has been made, criminal case is filed against the student and he or she is expelled from school. अगर कोई भी स्टूडेंट अगर चीटिंग करता हुआ, कॉपी करना, राइट, एंटी कॉपिंग एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक्ट ये शो करता है अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। यू आर इन द 10th बोर्ड, आप 10th क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, पता होना भी चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको जेल भी हो सकती है, फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आप सस्पेंड किए जा सकते हो लाइफ टाइम के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ राजस्थान बोर्ड। जो आप राजस्थान बोर्ड है, जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, सारे एग्ज़ामिनेशन से आप क्या कर दिए जाओगे, रेस्टिगेट कर दिए जाओगे। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एवरी सिटीज़न। देखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज़ डिस्क्राइब की हुई है, एवरी इंडियन हैज़ सम काइंड ऑफ फ्रीडम ऑल्सो एंड गिवन द स्पीच ऑफ वन ऑफ दैम। भारत के लोगों को बहुत तरह की आज़ादी दी हुई है, लेकिन उनमें से एक आज़ादी है, वो है बोलने की, किसी भी तरह की स्पीच को देने की। वन मोर थिंग, यहाँ स्पीच पे कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द लिबर्टी, नॉट द फ्रीडम। पीपल पे टैक्स, लोगों को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। सो द पब्लिक हैज़ द राइट टू नो वेदर द अमाउंट पेड बाय दैम इज़ स्पेंट ऑन द राइट थिंग। जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तभी ये चीज़ डिसाइड होती है कि हम गवर्नमेंट पे ये पता कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारा पैसा जो है वो कहाँ पे खर्च किया है, राइट। इसको एक्सप्लेन करेंगे अदर वर्ड्स में भी। हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्क, वर्क कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये भी हमें जानने का हक है। डज़ द गवर्नमेंट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी टुवार्ड्स द पीपल और नॉट। अब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हमें जानने का हक है। हमारे लोगों के प्रति उसका क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ये हम जान सकते हैं। The government official employee has to provide information when asked by any citizen of the country. अगर कोई भी सिटीज़न किसी भी एम्प्लॉय से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अगर ये जानना चाहता है या पूछता है कि आप क्या कर रहे हो या आपने क्या किया है, तो वो पूछ सकता है। It is the right of every citizen to get the information. This is the right to information.
देखो आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जानने का जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे लिए और वो पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, ये जानने का पूरा हक होता है। नाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, देखो इसके लिए आपको मैं बता दूं जो इसके लिए अप्लाई हुआ था वो 1986 में ही हो गया था। और ये कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मिलना चाहिए, बट ये जो सबसे पहला आइडिया जो था वो उस टाइम में आया था, लेकिन ये एक्ट पास होते होते इसको 2005 लग गए, यानी कि पूरे 2005 में आके ये एक्ट जो था वो पास हुआ था। This law was passed by the Lok Sabha on June 15, 2005. After the President's approval, this law came into effect from October 13, 2005. 15 जून को ये लॉ पास हो गया था, लॉ बन गया था, और 13 अक्टूबर 2005 को ये पूरे कंट्री में एक साथ इफ़ेक्ट करने के लिए या अप्लाई कर दिया गया था। Under the Right to Information Act 2005, the following rights were given to the citizens of the country. अब यहाँ पे ये राइट्स बता रहे हैं कि जो जो राइट्स हमें मिले हैं हम वो सारे राइट्स ले सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट, every citizen has the right to get information from any department or office or the state, as well as from any department or office of this state as well as central government. देखो हम चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके किसी भी डिपार्टमेंट से ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ही कैन ऑल्सो अप्लाई टू द सी द वर्क, वो अप्लाई कर सकता है, सारे डॉक्यूमेंट्स तक देख सकता है, ये भी हमारा हक है बिकॉज ऑफ वी आर इंडियन। सैंपल ऑफ मटेरियल यूज इन वर्क कैन बी टेकन, वो सैंपल ले सकता है उस वर्क के होने का। इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी टेकन इन कंप्यूटर, CD और फ्लॉपी, वो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ले सकता है, उसको दी जाएगी, चाहे फ्लॉपी बना के दी जाए, डिस्क बना के दी जाए या डॉक्यूमेंट्स में दी जाए। राइट टू नो द वेज ऑफ मस्टर रोल, लॉग लुक, टेंडर्स, प्लान्स ऑफ कैश बुक एट्सेट्रा इज अलो प्रिवलेंट, ये सारे जो होंगे ये सब भी अलाउ है। मस्टर रोल और जो टेंडर्स रहते हैं, जो प्लान्स रहते हैं, उन सबको भी क्या कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं। नाउ हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन, एनी सिटीजन हु वांट्स टू गेट हैज़ टू अप्लाई इन द मैंशनड फॉर्म, एक फॉर्म आता है 10 रुपीज़ का, एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो डिपॉजिट किया जा सकता है पोस्टल ऑर्डर के थ्रू। आपको जिस डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उस फॉर्म के ऊपर सब दिया हुआ होता है, यू हैव टू जस्ट फिल दैट एंड यू कैन पोस्ट दैट फॉर्म, और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ कॉपीड फ्रॉम अ लार्ज साइज पेपर देन एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी चार्ज्ड, अगर इन्फॉर्मेशन जो है कुछ ज़्यादा फॉर्म है, उसके ज़्यादा पेपर्स हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखना कि उसके पैसे भी लगते हैं, यानी कि आपको उससे चार्ज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज। फॉर CDs और फ्लॉपी, अगर आप फ्लॉपी या CD में ले रहे हो, मीन्स इफ़ यू आर टेकिंग सॉफ्ट कॉपी देन यू हैव टू पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा। नाउ पर 2 रुपीज़ पर पेज ऑफ फॉर फोटोकॉपी विल बी चार्ज, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी दी जाएगी, बट आपको पर पेपर 2 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, फ़ोटोकॉपी का आपको पे करना है। In order to see the documents of records after depositing of 10 rupees, 1 hour will be given for viewing records. आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपको देखने हैं तो आपको 10 रुपीज़ देना पड़ेगा, 1 घंटे का दिया जा रहा है रिकॉर्ड देखने के लिए। आफ्टर दैट फॉर एवरी 15 मिनट्स आपको हर 15 मिनट के 5 रुपये पे करने पड़ेंगे, या इससे कम भी हो सकते हैं। मतलब 15 मिनट से कम के भी देख रहे हो या 15 मिनट देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 15 होना चाहिए ओवरऑल,
तो आपको उसके लिए 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन अंडर 30 डेज़। आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो कब दी जाएगी? 30 डेज़ के अंडर में दी जाएगी। Now the person will be able to get information about life or freedom under 48 hours. अब जो पर्सन है उसको सारी इन्फॉर्मेशन, देखो ये बता रहे हैं 30 डेज़ में मिल जाती है और वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है 48 आवर्स में भी हासिल कर सकता है। उसको इतनी आज़ादी होती है अगर खुद के बारे में है तो। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल गिव द इंफॉर्मेशन अंडर 35 डेज़। अब असिस्टेंट जो होते हैं उनको क्या मिल सकती है? असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल गिव द इंफॉर्मेशन। उसको इन्फॉर्मेशन कब देनी पड़ेगी? 35 डेज़ के अंदर देनी होती है। इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, अगर देखो 30 to 35 डेज़ के बीच में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपको, देन इट विल बी टेकन एज रिफ्यूज़ल टू गिव द इंफॉर्मेशन। या फिर वो मना भी की जा सकती है, ठीक है, वो मना कर सकता है डिपार्टमेंट वाला पर्सन कि ही इज़ नॉट एबल टू गिव यू एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और ही इज़ नॉट गिविंग यू। तब क्या होता है? पेनल्टी नोटिफिकेशन ऑन नॉट रिपोर्टिंग। अगर किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं दे रहा है तो उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं आप? पेनल्टी फाइन चार्ज कर सकते हो। इफ़ द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल for given information rejects the application without any proper reason, अगर किसी भी प्रॉपर रीज़न की वजह से इंटेंशनली जानबूझकर या फिर आप या तो वो जानबूझकर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है या आपके एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं दे रहा है या रिजेक्ट कर रहा है विदाउट एनी रीज़न, कोई अच्छा पर्टिकुलर उसका प्रॉपर रीज़न नहीं दे पा रहा है, या फिर वो आपको आधी अधूरी या झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मिसलीडिंग यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उनको कितना चार्ज होता है? देखो, प्रोविज़न ऑफ 250 पर डे और मैक्सिमम 25,000, यानी कि 250 रुपये से पूरे 25,000 रुपये तक मैक्सिमम उनको पे करने पड़ जाएंगे उस टाइम के पेनल्टी, एज अ पेनल्टी। द इंफॉर्मेशन Commission can also recommended a disciplinary action against the public information officer। और ऐसा जो भी ऑफिसर कर रहा है उसके खिलाफ क्या हो जाएगा? एक अच्छी खासा एक्शन लिया जाएगा। Now information that cannot be granted। अब देखो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी? इन्फॉर्मेशन दैट कैनॉट बी ग्रांटेड, स्टेट सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। देखो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती है। सिक्योरिटी की बात करो तो आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं आर्मी चल रही है और आप वहाँ आर्मी में जाके पूछताछ करो कि नहीं भैया मैं तो सिटीज़न हूँ, मेरे को तो राइट बनता है, इन्फॉर्मेशन दो, तो वो आपको नहीं देंगे। अगर आप उनसे कुछ सीक्रेट्स पूछते हो, अगर सेफ्टी के प्लान पूछ लेते हो उनसे, वो नहीं बताने वाले आपको, है ना, इसलिए पूछना भी मत। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, साइंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। जैसा अभी आपने देखा होगा कोविड-19 चल रहा है, हमारे ऑनरेबल मिस्टर जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्लियर बताया था कि वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे इस बारे में कि कोविड-19 के लिए जो अमाउंट आया है, जो भी उनके पास में डोनेशंस आया है, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी जाएगी कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अफेयर्स होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता चल सकता, आप उनसे नहीं पूछ सकते हो। साइंस के बारे में नहीं पूछ सकते हो कि कितना है, क्या है, कौन से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने सीक्रेट्स आपको नहीं शेयर करेंगे। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड, अगर कोई एब्रॉड से इन्फॉर्मेशन आ रही है, ज़रूरी नहीं है आपको बताई जाए, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी आज़ादी नहीं होती, क्योंकि एक्सटर्नल एंड इंटरनल पीस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। Information due to which the rights of the court, parliament और विधानसभा are violated। अब ये जो विधानसभा आर वॉयलेटेड बोला हुआ है, इसका मतलब ये बनता है कि पार्लियामेंट की भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी कि अंदर क्या चल रहा है, या अंदर जो मैटर हुआ है किस तरह से हुआ है, क्यों हुआ है, ये नहीं बताया जाएगा। दीज आर द पर्सनल्स।
इंटेलिजेंस ब्यूरो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्राइम और थ्रेट विच इज़ हार्मफुल टू वार सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। नाउ वन मोर थिंग, ये जो CBI करती है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, कभी नहीं बताएंगे आपको कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा एक बहुत फेमस एक्टर रहे हैं बॉलीवुड के, वो एक्टर थे जिनका अभी सुसाइड और मर्डर क्या हुआ है, ये अभी भी केस जो है वो उसकी जांच चल रही है, ठीक है ना। तो ये जो इंस्पेक्शंस चल रहे हैं अभी भी, जो इस पर एक्शंस क्या लिया जाएगा या CBI कैसे कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी कि CBI क्या कर रही है और कैसे कर रही है। उनको पता है उन्हें क्या करना है। दिस इज़ नॉट योर राइट दैट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस मैटर टू दैम। आप उनको नहीं फोर्स कर सकते हो कि वो आपको कुछ बताएंगे। नाउ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जिनसे आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इन ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सेवक होता है, ठीक है। पंचायत समिति में डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ज़िला परिषद में कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO होता है। नगर पालिका में होता है EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इंस्टीट्यूशन बीइंग गिवन एड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस। और यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होता है जो आपको यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सीनियर ऑफिसर अंडर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी सीनियर ऑफिसर रहेगा। एंड इन गवर्नमेंट सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म डिपार्टमेंट। ये सारे पर्सन्स आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। नाउ अब ये होता है अपील टाइम, आप कब अप्लाई कर सकते हो। द फर्स्ट अपील कैन बी मेड बिफोर द हाई कोर्ट ऑफिसर अंडर 30 days ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स। अगर आपको 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इसके अगेंस्ट। नाउ एपिलेट ऑफिसर आप किसको बोलोगे। ग्राम सेवक अपील टू द सरपंच, ग्राम सेवक किसको अपील कर सकता है, सरपंच को। डेवलपमेंट ऑफिसर अपील टू प्रधान। नाउ एडिशनल कलेक्टर्स अपील टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन बी मेड, जो बना है। इफ़ द फर्स्ट हियरिंग इज़ नॉट हेल्ड अंडर 30 days, अगर आपकी पहली हियरिंग 30 days के अंदर नहीं हो रही है, दैन द सेकेंड अपील कैन बी मेड टू द स्टेट इंफॉर्मेशन अथॉरिटी, यानी कि स्टेट लेवल पे होता है ये इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी का। देखो सबसे पहले होता है ना, क्या होता है, सबसे पहले टाउन होता है, ठीक है। टाउन के बाद में क्या आता है, विलेज आता है। विलेज के बाद में क्या आता है, स्टेट आता है। आप सबसे पहले अपने टाउन में इन्फॉर्मेशन निकालोगे, वो नहीं देते हैं तो आप विलेज के पास जाओगे, वो भी आपको नहीं दे रहे हैं तो तब आप जाके अप्लाई करोगे स्टेट इन्फॉर्मेशन SIA को, अथॉरिटी को। तब ये क्या करेंगे, इन दोनों के खिलाफ एक्शन भी लेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सुना भी जाएगा। Now it's all about the chapter 18 now completed, and we will start a new chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.